दिल्ली में मैं बड़ी बात कहूंगा, अगर आप एक उसमें कन्हैया कुमार हार रहे उसमें चीज में आपको कितना बड़ा अंतर है? 70-60,000 to 1.5 लाख के बीच में। एक चीज मैं बड़ी बात आपको कहूंगा इसमें सुमित जी, अगर मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को 19 के हिसाब से कंप्लीटली भी ट्रांसफर कर दूं, तब भी जाके कोई भी सीट पे उनका वोट शेयर बीजेपी से क्रॉस नहीं कर रहा। मतलब अभी एक मिनट, असेंबली इलेक्शन भी तो होते हैं, आप अपने हिसाब से आप जोड़ दो वहां, लेकिन असेंबली में उल्टा होता है, तो समझाओ ना। तो मनीषा जी ने बड़ी सही बात की, तो वोट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? लोग देखिए दिल्ली जैसे मनीषा जी लड़ाई करते हैं ना दोनों एक दूसरे से, कैसे देखिए मनीषा जी बिल्कुल सही बात कह रही है। जब दिल्ली के अंदर वही 7 सीट पे लोग मोदी फैक्टर को देखते हैं लोकसभा में, वहीं असेंबली के अंदर वो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को उठा के वोट डाल देते हैं आम आदमी पार्टी को, सेम वोटर। तो मैं लोकसभा के सिनेरियो में देख रहा हूं, यहाँ पे लोग जब दिल्ली में हम बात करते हैं बोलते हैं यार ये तो प्रधानमंत्री का है, इन दोनों को वोट करके क्या चीज करेंगे, एक सांसद को बना के क्या कर लेंगे, अल्टीमेटली जिसकी सरकार है उसका सांसद बनाएंगे तो काम ज्यादा होगा। मैं आपको साइकी समझा रहा हूं वोटर की, इस कारण है। तो बीजेपी वोटर का वोट ट्रांसफर होना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये मुश्किल दिख रहा है। मार्जिन बेशक कम हो जाएंगी, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, पर सीट कन्वर्टेबिलिटी मुझे दिल्ली में नहीं दिख रही है। तो मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार में कौन जीत रहा है? मनोज तिवारी आगे चल रहे, सीट जीत रहे, मोदी फैक्टर उस सीट पे चल रहा है पूरी तरीके से। जब 7 सीटें जीत रही है तो 7 बीजेपी के लोग जीत रहे हैं, 7 बीजेपी। महावल मिश्रा तो बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। देखिए विकास जी, यही मैं कह रहा हूं, आपको ये देखना होगा कि क्या ये इलेक्शन कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन है कि ये इलेक्शन मोदी बेस्ड इलेक्शन है। हमारे हिसाब से ग्राउंड पे जो वोट पड़ रहा है, जो वोटर ने कहा है, वो मोदी बेस्ड इलेक्शन पे वोट पड़ा है। तो जहां जैसे भाटी की सीट पे जहां कैंडिडेट बहुत बड़ा हावी फैक्टर हो जाता है, या बीजेपी का बेस वोट नहीं होता है, जैसे कई स्टेट सदर्न इंडिया के अंदर, वहां पे वो सीट्स नहीं कन्वर्ट कर पाती है। तो मोटी मोटी गणित ये कैंडिडेट बेस्ड चुनाव है ही नहीं। अब आप 2-3 टिपिकल सीटें पूछ रहा हूं मैं आपसे। बारामती में क्या हो रहा है? सुनेत्रा वर्सेस सुप्रिया सुले। नेक सीट है, नेक सीट है। मैं आपको देखिए यहाँ तो एम फैक्टर दे दो, ये मैं बताऊंगा। देखिए अब मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं महिलाएं इतने उदार मन से वोट देती हैं। देखिए अगर मैं आपको गट फीलिंग, देखिए मैं गट दोनों तरफ महिला है, किसी एक को तो दे दो। देखिए मैं क्या है कि जो सीट की मार्जिन 50,000, 70,000, 60,000 वोट से कम में होती है, क्योंकि इट्स एन वीआईपी सीट। अगर मैंने बोल दिया एक्स जीतेगी वाई जीतेगी, आप जो है उसी क्लिप को पूरी चल के चले। हम नहीं चलाते हैं, नेक एंड नेक है। उसमें मैं आपको इसका गणित बता देता हूं। जितने भी रूरल एरियाज है वहां से शरद पवार को ज्यादा वोट पड़ा है। जो बारामती टाउन है वहां से अजीत पवार की वाइफ को ज्यादा वोट पड़ा है। अब असेंबली में अजीत पवार की लीड 1,50,000 प्लस थी, सुप्रिया सुले के हिसाब से 1,10,000 थी। तो अगर वो वोट एक तरफा पड़ जाएगा तो वो निकाल सकते हैं। अब आप ये बताइए, शिवसेना और एनसीपी का बताइए। मैं बता रहा हूं बेस वोट। शिवसेना और एनसीपी के आने से बीजेपी के पास कितना फायदा बीजेपी का हुआ, और क्या वो बोझ बने या वो फायदेमंद साबित हुए? देखिए मैं कह रहा हूं कि जितना भी महाराष्ट्र में वोट एनडीए को भी पड़ रहा है, वो वोट नरेंद्र मोदी के नाम से पड़ रहा है। तो अगर मैं थाने का एरिया हटा दूं जहां पे एकनाथ शिंदे का फायदा है, बाकी सीटों के ऊपर जो उनको वोट पड़ रहा है वो बीजेपी के कारण वोट पड़ रहा है महाराष्ट्र जी। लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार जो अलायंस हुआ था एनसीपी और शिवसेना बीजेपी, इसमें एनसीपी का वोटर जो है वो कभी भी शिवसेना या बीजेपी के पक्ष में नहीं गया। नेचुरल अलायंस नहीं माना। एब्सोल्युटली यस। क्या वोट ट्रांसफर हो पाया? नहीं पूरी तरीके से हो पाया। मैं कह रहा हूं देखिए 2 तरीके के अलायंसेस होते हैं, एक अलायंस ऑफ कंपल्शन और एक ऑर्गेनिक अलायंस। तो महाराष्ट्र में दोनों तरफ जो है कोई ऑर्गेनिक अलायंस नहीं देखने को मिला है। ऑल ये पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से अलायंस जो है हुआ है। उसका पहला स्टेप जब उद्धव ठाकरे ने जाके सरकार बनाई थी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने जाके उस पार्टी में दोनों भाग वाले दर कर। अब तीनों पार्टियों को बताइए 48 में से कितनी बीजेपी, कितनी शिवसेना, कितनी एनसीपी? देखिए भारतीय जनता पार्टी 28 सीट पे चुनाव लड़ रही है। हमारे हिसाब से वो 25 सीट तक जीत सकती है, 24-25 पे। तो बीजेपी इज इंप्रूविंग स्टैली 21 से बढ़ के 25 24 और 25 सीट 2014 और 19 थी, 14 और 19 के अंदर लड़ी थी और 23 जीती थी। तो हम उससे ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमको 7-8 सीट्स का लॉस नहीं दिख रहा है। हमें बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी टैली बेटर करती हुई दिख रही, भले वो एक सीट से करे 2 सीट से। शिवसेना, अब अगर मैं बात करूं एकनाथ शिंदे की पार्टी की, तो वहां एनडीए को लॉस होते हुए दिख रहा है। जहां पे जो लार्जर लॉस है वहां हो सकता है। तो अगर मान लीजिए उसकी अराउंड 8 to 9 सीट्स इज व्हाट हम लेके इस वक्त चल रहे हैं, बढ़ भी सकती है बट 8 सीट, तो वहां से 5-6 सीट का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल एनडीए जो 41 पे पहुंचा था, हमारे हिसाब से वो 35 to 40 के बीच में लैंड करेगा, जब बीजेपी स्टेबलाइजेशन में शिंदे जो है मूव डाउन कर सकते हैं। ब्रेक लेने से पहले 3 सीटों का ले लेते हैं हिसाब किताब। दुर्गापुर जहां से कीर्ति आजाद लड़ रहे हैं, दुर्गापुर सीट, आसनसोल जहां से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे हैं, और काराकाट बिहार की सीट जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों पर क्या होने जा रहा है?
आप मैं इसमें टॉसअप सीट है। आप मेरे से एक एक पूरा जैसे मैथ्स के प्रोफेसर लेके चीज करते हैं तो उस पे करते हैं। तो पहले मैं बात कर रकट के पहले जो आपने आसनसोल की बात करी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई वो सीट दिख रही है। काराकट की बात करूं तो वहां पे जेडीयू का जीतना मुश्किल है। वो हम लोग ने इस वक्त गठबंधन की तरफ में जी मैं गठबंधन की तरफ में जो अलायंस हम लोग ने गठबंधन की तरफ दिया है। देखिए हम बीजेपी को वो सीट दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं रेंज का क्या है, वो हम बीजेपी को सीट दे रहे हैं जहां पे हमको क्लियर मैंडेट दिख रही है, एनडीए को भी क्लियर मैंडेट दिख रही है। तो ये मोटी मोटी बात है। बाकी दुर्गापुर की बात करी जाए वहां हम लोग के एनडीए के हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिख रही है।